व्यवसाय वातावरण की प्रकृति और महत्व। व्यवसाय वातावरण। व्यवसाय वातावरण सभी बाह्य बलों, कारकों और संस्थानों का कुल योग है जो व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इन सभी कारकों का व्यवसाय के कामकाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय वातावरण की विशेषताएं। बाह्य बलों का कुल योग। व्यवसाय वातावरण उन सभी बाह्य कारकों का कुल योग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन के प्रदर्शन और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। विशिष्ट और सामान्य बल। व्यवसाय वातावरण में विशिष्ट और सामान्य दोनों बल शामिल हैं। विशिष्ट बलों में निवेशक, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और पूर्तिकर्ता शामिल हैं। ये कारक अलग अलग उद्यमों को सीधे और उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में तुरंत प्रभावित करते हैं। अंतर संबद्धता। व्यवसाय वातावरण का प्रत्येक भाग एक दूसरे से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, लोगों के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा ने स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और सेवाओं की मांग को बढ़ा दिया है। गतिशील प्रकृति। गतिशीलता व्यवसाय वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। ये तकनीकी अर्थों, उपभोक्ता वरीयताओं, प्रतिस्पर्धा आदि के संदर्भ में बदलती रहती है। अनिश्चितता। व्यवसाय वातावरण अनिश्चित होता है और भविष्य की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है। ये अधिक कठिन होता है, खासकर जब वातावरण में बदलाव अक्सर होता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी या फैशन उद्यमों के मामले में बिल्कुल सही है। जटिलता। व्यवसाय वातावरण अंतर संबंधित है और अपनी गतिशीलता हमेशा बनाए रखता है। ये गतिशीलता विभिन्न स्रोतों और स्थितियों से उत्पन्न हो सकती है जो व्यावसायिक वातावरण में जटिलता पैदा करते हैं। भविष्य का सटीक रूप से अनुमान लगाना और बदलती स्थिति। संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। संयुक्त हिंदू परिवार, जिसे हिंदू अविभाजित परिवार HUF भी कहा जाता है, व्यवसाय संगठन का गैर नैगमिक स्वरूप है। ये संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित फर्म है। परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को कर्ता और अन्य पुरुष सदस्यों को सहस्मांशी कहा जाता है। कर्ता पैतृक स्वामित्व का उत्तराधिकारी होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर्ता पारिवारिक व्यवसाय के प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व होता है। HUF की विशेषताएं। कानून के प्रचालन द्वारा सृजित व्यवसाय संगठन के संयुक्त स्वरूप के रूप में संयुक्त हिंदू परिवार की कई विशेषताएं होती हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर नीचे चर्चा की गई है। जन्म से सदस्यता। कोई व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार में अपने जन्म के आधार पर पारिवारिक व्यवसाय में सदस्य होता है। सदस्यों के बीच किसी औपचारिक समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और पैतृक संपत्ति उनके द्वारा विरासत में प्राप्त की गई होनी चाहिए। नाबालिग सदस्य। नाबालिग संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य बन सकता है और वो सबसे बड़े सदस्य के सभी अधिकारों और शक्तियों का उपभोग कर सकता है। महिला सदस्यता पर प्रतिबंध। हिंदू कानून के अंतर्गत केवल पुरुष सदस्यों को
सहस्मांशी बनने की अनुमति होती है। महिला सदस्यों को पारिवारिक व्यवसाय में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। महिलाएं विशेष परिस्थितियों में केवल दाएं भाग प्रणाली में सदस्य बन सकती हैं। सदस्यता की कोई सीमा नहीं। संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली के अंतर्गत किसी भी संख्या में सदस्य सहस्मांशी हो सकते हैं। न्यूनतम आवश्यक संख्या 2 है। पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की गतिविधियां हिंदू कानून द्वारा शासित होती हैं। इसलिए इस तरह के व्यवसाय की किसी पंजीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। कर्ता द्वारा प्रबंधन। HUF की गतिविधियों का प्रबंधन। साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी को ऐसे लोगों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित करता है जो सभी द्वारा या सभी के लिए काम करने वाले उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए व्यवसाय का लाभ साझा करने के लिए सहमत हैं। विशेषताएं। उपर्युक्त परिभाषा से हम साझेदारी व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। निर्माण। व्यवसाय संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित होता है। साझेदारी व्यवसाय तब अस्तित्व में आता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं। देयता। फर्म के भागीदारों की असीमित देयता होती है। व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त होने पर ऋण चुकाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। जोखिम वहन करना। साझेदारी एक टीम गतिविधि है और इसलिए साझेदारी एक टीम के रूप में व्यवसाय चलाने में शामिल जोखिम वहन करते हैं। पुरस्कार लाभ के रूप में आता है जिसे साझेदारों द्वारा सहमत अनुपात में साझा किया जाता है। हालांकि फर्म के नुकसान उठाने की स्थिति में वे उसी अनुपात में घाटा भी साझा करते हैं। निर्णय लेना और नियंत्रण। आमतौर पर साझेदारी फर्म की निर्णय लेने की प्रक्रिया में साझेदारों का भाग लेने का बराबर अधिकार होता है। निर्णय आमतौर पर पारस्परिक सहमति से लिए जाते हैं। इस प्रकार साझेदारी फर्म की गतिविधियों का सभी साझेदारों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। साझेदारों की संख्या। साझेदारी फर्म शुरू करने के लिए साझेदारों की आवश्यक न्यूनतम संख्या 2 है। वर्तमान में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। एजेंसी संबंध। प्रत्येक साझेदार एजेंट और प्रमुख दोनों होता है। वो अन्य साझेदारों का एजेंट होता है क्योंकि वो उनका प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार उन्हें अपने कृत्यों के माध्यम से आबद्ध। साझेदारों के प्रकार। साझेदारी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। स्थितियों और शर्तों के आधार पर ये प्रत्येक साझेदार निम्नलिखित श्रेणियों में से चुन सकता है। सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो व्यक्ति होता है जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वो पूंजी का योगदान करता है, फर्म के प्रबंधन में भाग लेता है, उसका मुनाफा और घाटा साझा करता है और फर्म के लेनदारों के प्रति असीमित सीमा तक उत्तरदायी होता है। सुप्त या निष्क्रिय साझेदार। सुप्त साझेदार वे साझेदार होते हैं
जो व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। हालांकि सुप्त साझेदार फर्म की पूंजी में योगदान देता है, उसका मुनाफा और घाटा साझा करता है और तृतीय पक्ष के प्रति असीमित दायित्व रखता है। गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदारों की उपस्थिति जनता को अज्ञात होती है। हालांकि वो फर्म की पूंजी में योगदान देता है, प्रबंधन में हिस्सा लेता है, उसका मुनाफा और घाटा साझा करता है और तृतीय पक्ष के प्रति असीमित दायित्व रखता है। नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है। नाम मात्र का साझेदार व्यवसाय में कोई हिस्सा नहीं लेता है या लाभ साझा नहीं करता है। हालांकि तृतीय पक्ष के लिए वो अन्य साझेदारों की तरह होता है और फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है। विबंधन साझेदार। किसी व्यक्ति को विबंधन द्वारा साझेदार माना जाता है यदि अपनी खुद की पहल, आचरण या व्यवहार के माध्यम से वो दूसरों को आभास कराता है कि वो फर्म का साझेदार है। ऐसे साझेदारों को फर्म के ऋण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है क्योंकि तृतीय पक्ष की दृष्टि में केवल लाभ में साझेदार। इस प्रकार के साझेदार व्यवसाय की किसी भी दैनिक गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। वे पूंजी का योगदान करते हैं और व्यवसाय के लाभ में भाग। साझेदारी के प्रकार। अवधि और व्यवसाय की सीमा के आधार पर साझेदारी को वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवसाय की अवधि के आधार पर ये ऐच्छिक और निश्चित अवधि की साझेदारी हो सकती है। देयता और व्यवसाय की सीमा के आधार पर ये सामान्य साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी हो सकती है। ऐच्छिक साझेदारी। इस साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है। फर्म का व्यवसाय तब तक जारी रहता है जब तक कि साझेदार चाहते हैं और तब समाप्त हो जाता है जब कोई भी साझेदार फर्म के विघटन का नोटिस देता है। विशिष्ट साझेदारी। ये वो साझेदारी है जिसे केवल एक विशिष्ट परियोजना या केवल निर्दिष्ट अवधि तक चलाई जाने वाली किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ये साझेदारी परियोजना या गतिविधि के पूरा होने पर स्वचालित रूप से भंग हो जाती है। सामान्य साझेदारी। वो साझेदारी जिसमें साझेदारों की देयता असीमित होती है, सामान्य साझेदारी कही जाती है। इस प्रकार की साझेदारी में साझेदारों को फर्म के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। किसी भी साझेदार की मौत, दिवालियापन, सेवानिवृत्ति या पागलपन से फर्म का अस्तित्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी वो साझेदारी होती है जिसमें कम से कम एक सदस्य की देयता असीमित होती है, जबकि अन्य की सीमित देयता होती है। सीमित देयता वाले सदस्यों को न तो व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है और न ही उनके कार्य अन्य साझेदारों या फर्म पर बाध्यकारी होते हैं। साझेदारी सनिलेख। साझेदारी सनिलेख, जिसे साझेदारी समझौते के रूप में भी जाना जाता है, वो दस्तावेज होता है जो व्यवसाय के प्रचालन के सभी पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताता है। इसका कानून का बल होता है और व्यवसाय के संचालन में साझेदारों को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया जाता है।
ये साझेदारों के बीच विवादों और सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। सहकारी संगठन ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होता है। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912। विशेषताएं। सहकारी समिति की विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध की गई हैं। स्वैच्छिक सदस्यता। सहकारी समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छानुसार किसी भी समय छोड़ सकता है। उसे समिति में शामिल होने या छोड़ने की कोई बाध्यता नहीं हो सकती है। सेवा उद्देश्य। सहकारी समिति अपने उद्देश्य के माध्यम से पारस्परिक सहायता और कल्याण के मूल्यों पर जोर देती है। इसलिए सेवा का उद्देश्य उसके कामकाज पर हावी होता है। यदि परिचालन के परिणाम स्वरूप कोई भी अधिशेष पैदा होता है तो समिति के उपनियमों के अनुरूप सदस्यों के बीच लाभांश के रूप में वितरित कर जाता है। नियंत्रण। सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित प्रबंध समिति के हाथों में होती है। वोट देने का अधिकार सदस्यों को उन सदस्यों को चुनने का मौका देता है जो प्रबंधन समिति का गठन करते हैं और ये सहकारी समिति को लोकतांत्रिक चरित्र प्रदान करता है। एक व्यक्ति एक वोट। सहकारी समिति का प्रबंधन और नियंत्रण प्रबंधन समिति के हाथ में होता है। सहकारी समिति में हर किसी का उसके द्वारा धारित शेयरों के बजाय एक वोट होता है। इसलिए सभी सदस्यों को समिति में समान अधिकार मिलता है। पंजीकरण। सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण संबंधित राज्य से संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। अधिशेष का वितरण। सहकारी समिति का लाभ सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में नहीं वितरित किया जाता है, बल्कि ये सहकारी समिति के साथ सदस्य। सहकारी समितियों के प्रकार। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर सहकारी समितियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनमें से महत्वपूर्ण पर नीचे चर्चा की गई है। उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य पर अपनी दैनिक आवश्यकताएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी समिति बिचौलियों का मुनाफा खत्म करने के लिए सीधे निर्माताओं और थोक विक्रेताओं से वस्तुएं खरीदती है। समिति का लाभ सदस्यों के बीच वर्ष के दौरान उनके द्वारा की गई खरीद के अनुपात में वितरित किया जाता है। निर्माता सहकारी समितियां। निर्माता या औद्योगिक सहकारी समितियां छोटे उत्पादकों और कारीगरों का स्वैच्छिक संघ होती हैं, जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए हाथ मिलाते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं: औद्योगिक सहकारी समितियां और विनिर्माण सहकारी समितियां। विपणन सहकारी समितियां। ये स्वतंत्र उत्पादकों के स्वैच्छिक संघ होते हैं जो अपना उत्पादन लाभकारी कीमतों पर बेचना चाहते हैं। अलग अलग सदस्यों का उत्पादन इकट्ठा किया जाता है और मध्यस्थों को खत्म करने के लिए केंद्रित एजेंसी के माध्यम से बेचा जाता है।
विक्रय आय सदस्यों के बीच उनके उत्पादन के अनुपात में वितरित की जाती है। सहकारी कृषि समितियां। ये समितियां छोटे किसानों का स्वैच्छिक संघ होती हैं जो बड़े पैमाने पर खेती की किफायत प्राप्त करने के लिए एक साथ हाथ मिलाते हैं। अपनी व्यक्तिगत क्षमता से वे आधुनिक उपकरणों, बीजों, उर्वरक इत्यादि का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। वे अपनी भूमि साझा करते हैं और कृषि उत्पादन अधिकतम करने के लिए आधुनिक तकनीक की सहायता से सामूहिक रूप से खेती करते हैं। आवास सहकारी समितियां। शहरी क्षेत्रों में कम और मध्यम आय वर्ग के लिए लोगों द्वारा अपना घर पाने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। आवास सहकारी समितियां विभिन्न प्रकार। संयुक्त पूंजी कंपनियां। कंपनी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए गठित लोगों का संगठन होती है और इसकी अपने सदस्यों से स्वतंत्र कानूनी स्थिति होती है। संगठन का कंपनी स्वरूप कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा नियंत्रित होता है। विशेषताएं। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा कंपनी की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी कानून द्वारा सृजित होती है और इसका अपने सदस्यों से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह कंपनी संपत्ति की स्वामी हो सकती है, ऋण उठा सकती है, धन उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, मुकदमा चला सकती है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन उनके विपरीत ये सांस नहीं ले सकती है, खा पी नहीं सकती है, दौड़ और बात नहीं कर सकती है। अलग कानूनी इकाई। अपने समामेलन के दिन से कंपनी अपने सदस्यों से अलग पहचान प्राप्त करती है। इसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां अपने स्वामियों से अलग होती हैं। शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी कानून द्वारा सृजित होती है और इसलिए इसे केवल कानून द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। सदस्य आ जा सकते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। दायित्व। सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा अंशदान की गई पूंजी की सीमा तक ही सीमित होता है। लेनदार अपने दावों को निपटाने के लिए केवल कंपनी की ही परिसंपत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी है, न कि सदस्य जो ऋण लेती है। सार्वमुद्रा। कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करती है। निदेशक मंडल सार्वमुद्रा के माध्यम से कंपनी की स्वीकृति इंगित करके दूसरों के साथ समझौता करता है। जोखिम वहन। कंपनी में घाटे का जोखिम सभी शेयरधारकों द्वारा वहन किया जाता है। वित्तीय कठिनाइयों के सामने आने पर कंपनी के सभी शेयरधारकों को कंपनी की विशेषताएं और सीमाएं। कंपनी की विशेषताएं। संगठन का कंपनी स्वरूप कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की गई है। सीमित दायित्व। शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों पर अदत्त राशि की सीमा तक उत्तरदायी होते हैं। साथ ही ऋणों का निपटान करने के लिए केवल कंपनी की परिसंपत्ति का ही उपयोग किया जा सकता है, जिससे स्वामी की निजी संपत्ति किसी भी भार से मुक्त हो जाती है। हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण की सुगमता कंपनी में निवेश करने के लाभ में
वृद्धि करती है, क्योंकि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयर आसानी से बाजार में बेचे जा सकते हैं और इस प्रकार आवश्यकता होने पर ऐसी परिसंपत्तियों को आसानी से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। विस्तार की संभावना। संगठन के एकल स्वामित्व वाले और साझेदारी स्वरूपों की तुलना में कंपनी के पास विशाल वित्तीय संसाधन होते हैं। इसके अलावा आम जनता के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संसाधनों से ऋण के माध्यम से पूंजी जुटाई जा सकती है। व्यावसायिक प्रबंधन। कंपनी विशेषज्ञों और पेशेवरों को उच्च वेतन का भुगतान कर सकती है, इसलिए वो अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोगों को नियोजित कर सकती है। कंपनी में परिचालन का स्तर कार्य विभाजन का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वैच्छिक संघ। संयुक्त पूंजी कंपनी एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित सदस्यों का स्वैच्छिक संघ होती है। कंपनी के सदस्य उसमें किसी भी समय शामिल हो सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं जब भी वे ऐसा करना चाहें। सीमाएं। भले ही कंपनी के कई लाभ हैं, लेकिन ये सीमा बंधनों से मुक्त नहीं हैं। उनमें से महत्वपूर्ण जानकारी की जटिलता, गोपनीयता की कमी, निर्णय में देरी, हितों का संघर्ष, भ्रष्ट प्रबंधन इत्यादि हैं। व्यवसाय संगठन के स्वरूप का विकल्प। व्यवसाय के हर स्वरूप में अपने लाभ और सीमाएं हैं। इसलिए व्यवसाय का सबसे उचित स्वरूप चुनना महत्वपूर्ण है। यहाँ हम व्यवसाय के स्वरूप का चयन करते समय विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा कर सकते हैं। लागत और संगठन की स्थापना में सुगमता। व्यवसाय के लिए लागत सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए। व्यवसाय का एकल स्वामित्व स्वरूप आरंभकर्ता के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। दायित्व। दायित्व कारक पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। एकल स्वामित्व वाली और साझेदार फर्मों के मामले में स्वामियों या साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। लिमिटेड कंपनी का दायित्व उसके शेयरों की सीमा तक ही सीमित होता है। निरंतरता। व्यवसाय की निरंतरता एकल स्वामित्व से संयुक्त पूंजी कंपनियों में भिन्न होती है। यदि व्यवसाय के लिए स्थायी संरचना की आवश्यकता होती है, तो कंपनी का स्वरूप अधिक उपयुक्त होता है। अल्पकालिक उद्यमों के लिए स्वामित्व या साझेदारी को प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रबंधन क्षमता। एकल स्वामित्व प्रबंधन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मुश्किल पा सकता है। साझेदारी और कंपनी जैसे संगठन के अन्य स्वरूपों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। व्यावसायिक प्रबंधन होने से बेहतर निर्णय लिया जाता है। पूंजी विचार। कंपनियां बड़ी संख्या में निवेशकों को शेयर जारी करके बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं। लेकिन एकल स्वामित्व के संसाधन सीमित होते हैं। इस प्रकार परिचालन का स्तर बड़ा होने पर कंपनी का स्वरूप उपयुक्त हो सकता है। नियंत्रण। यदि परिचालन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति आवश्यक है, तो स्वामित्व को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन यदि सारांश
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यवसाय संगठन का स्वरूप संगठनों के प्रकारों को संदर्भित करता है जो स्वामित्व और प्रबंधन के मामले में भिन्न भिन्न होते हैं। संगठन के प्रमुख स्वरूपों में स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी समितियां और कंपनी शामिल हैं। एकल स्वामित्व संगठन का वो स्वरूप संदर्भित करता है जिसमें व्यवसाय का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में होता है जो सभी जोखिम वहन करता है और सभी लाभों का एकमात्र प्राप्तकर्ता होता है। साझेदारों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक साथ व्यवसाय करने और सामूहिक रूप से लाभ साझा करने के साथ साथ जोखिम वहन करने के लिए सहमत होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वो व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व और संचालन हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के हाथ में होता है जो हिंदू कानून द्वारा शासित होते हैं। सहकारी समिति लोगों का स्वैच्छिक संघ है जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए एक साथ आते हैं। सहकारी समिति का प्रमुख लाभ मतदान में समानता, सदस्यों की सीमित देयता, स्थिर अस्तित्व, संचालन में किफायत, सरकार से सहायता और गठन में आसानी है।